सो हाय फ्रेंड, गुड आफ्टरनून। कैसे हैं आप लोग? सब बढ़िया चल रहा है। चलिए 21 और 22 जुलाई के 10-10 मतलब टोटल 20 सवाल हम लोग आज सॉल्व करने वाले हैं। मतलब कल का और आज का एक साथ सवाल देखेंगे, ठीक है। फ्रेंड्स, ऐसे ही मेरे दिमाग में आ रहा था, वैसे तो अभी मैं डेली वीडियोस बना रहा हूँ जीके वाले। ऐसे दिमाग में आ रहा था कि डेली बनाने की जगह अगर मैं हफ्ते में एक बार या दो बार मतलब हर तीसरे दिन इस तरह से कुछ वीडियो बनाऊं, सवाल का नंबर सेम रहेगा। मतलब अगर हम हर थर्ड डे वीडियो बना रहे हैं तो क्वेश्चन 30 हो जाएंगे, पर उसे एज अ लाइव क्विज करें। मतलब ऐसा नहीं कि आप रिकॉर्डेड वीडियो देख रहे हो, लाइव क्विज में यूट्यूब में जो लाइव फंक्शन होता है जिसकी हम लोग बात कर रहे थे, वैसे करा जाए और आप लोग पार्टिसिपेट करो, आप लोग खुद ही आंसर करो। तो अगर क्विज पैटर्न में करेंगे जिसमें एक काम करेंगे, जो मतलब जस्ट अ थॉट, मैंने फाइनल नहीं किया ये, कि जिसमें सवाल करंट अफेयर्स के तो रहेंगे ही, स्टैटिक जीके वाले सवाल भी लेंगे, जनरल नॉलेज, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, उस तरह के। तो करंट अफेयर्स और स्टैटिक जीके मिला के, क्योंकि एग्जाम में मिला के ही आता है, अगर ऐसा कुछ काम करा जाए जिसमें डेली पे तो नहीं हो सकता, पर हर तीसरे चौथे दिन उसमें डेली का भी हम लोग साथ में इंक्लूड कर लेंगे, तो डेली वीडियो नहीं आएगा, पर हर तीसरे चौथे दिन आ जाएगा। पर वो तब सही है जब लाइव आप लोग आ पाओ किसी एक टाइम पर। तो ये आइडिया कैसा लगता है आपको, थोड़ा बताना मुझे। और ताकि मेरा ऐसे की चीजें रोज ना आए, पर जब आए एक तो कवरेज पूरा रहे और क्वालिटी की चीजें, ठीक है, जो एक्चुअली फायदा पहुंचाएं। तो मुझे दो बातें बताना कि आइडिया कैसा लगता है और कौन सा समय रहेगा हर तीसरे चौथे दिन, मतलब कौन सा दिन, मंडे, ट्यूसडे, जो भी आपको ठीक लगता है, जब आप लोग ऑनलाइन आ पाओ। मुश्किल से आधे घंटे में लूंगा, लाइव आप लोग आंसर करना, डिस्कस लाइव करेंगे, ठीक है। तो क्या ये प्रैक्टिकल प्लान लगता है और आपके इनपुट्स क्या है, कमेंट सेक्शन में बताना मुझे, ठीक है। चलो शुरू करते हैं। ये सवाल 20 क्वेश्चन रहेंगे। पहला सवाल देखिएगा, गोधन न्याय योजना, इट हैज बीन स्टार्टेड बाय विच स्टेट गवर्नमेंट? एंड द आंसर इज छत्तीसगढ़। गवर्नमेंट का ऐड आया था, जो गवर्नमेंट के एड्स होते हैं उससे काफी जानकारी मिलती है, ये भी वहीं से मिली। देख लीजिए, ये रहा, पूरा ऐड का फोटो ले आया मैं। सो हरेली फेस्टिवल, हरेली फेस्टिवल वही मानसून के एंट्री के लिए सेलिब्रेट करते हैं। ऐसा ही फेस्टिवल बिल्कुल इसी नाम से हमने उत्तराखंड के लिए भी पढ़ा है, और छत्तीसगढ़ में भी आप देख सकते हैं। हर जगह किसान और जो खेती से जुड़े लोग हैं इसका स्वागत करते हैं। खैर, तो उस हरेली फेस्टिवल में गोधन न्याय योजना चालू करी है, और उसका पर्पस क्या है देख लीजिए यहाँ पे। थोड़ा फोटो छोटा कर दूं मैं, फिर पढ़ाता हूँ आपको। ये देख लो, ठीक है। फोटो आप देख सकते हैं, ये भूपेश बघेल जी हैं, चीफ मिनिस्टर छत्तीसगढ़ के। सो दिस विल प्रोवाइड इकोनॉमिक, गोधन मतलब रिलेटेड टू काउ, इकोनॉमिक बेनिफिट्स टू लाइफ स्टॉक ओनर्स। लाइफ स्टॉक जो पशु वगैरह होते हैं, जैसे काउ उनमें से एक होती है। जनरेटिंग न्यू एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज। अब कैसे होगा देख लीजिए, बड़ी इंटरेस्टिंग स्कीम है। गवर्नमेंट विल प्रिक्योर काउ डंग मतलब गोबर एट ₹2 पर केजी फ्रॉम द ओनर, जिनके पास गाय होती हैं, और रीपर्पजिंग procured cow dung into वर्मी पोस्ट एंड अदर इको फ्रेंडली आइटम। तो किसान से गोबर लेंगे एक ₹2 पर केजी के, तो उनको फायदा है। उससे फिर वर्मी कंपोस्ट, देखिए वर्मी कंपोस्ट क्या होता है, कुछ जो वर्म्स वगैरह होते हैं ना, केचुए वगैरह, उन सब से, उनसे जो खाद बनती है ना, और ये बिल्कुल ऑर्गेनिक खाद होती है और बहुत फायदेमंद इससे मतलब पेड़ों के लिए होती है। वो बनाएंगे और कुछ और इको फ्रेंडली आइटम बनाएंगे और इसको बेचेंगे ₹8 पर केजी टू द फार्मर्स। अब यहां से फायदा जिन्होंने गोबर बेचा उनको भी हुआ और किसानों को भी हुआ, क्योंकि रीजनेबल प्राइस में उनको वर्मी कंपोस्ट मिल गया और ऑर्गेनिक फार्मिंग इंकरेज होती है, ठीक है। एंड देयर विल बी अ स्कीम टू प्रोटेक्ट क्रॉप्स फ्रॉम ओपन ग्रेजिंग, प्रिवेंट स्ट्रेइंग ऑफ एनिमल्स ऑन रोड। तो एक बहुत होलिस्टिक बढ़िया सी स्कीम है। इसके फैक्टर्स पे ध्यान रखना, बड़ी इंटरेस्टिंग इकोनॉमिक्स है इसकी। इसको आप कोट करोगे तो बहुत फायदा पहुंचेगा इसमें, मतलब जीडीज में, वैट में, ऐसे में, जीएस के पेपर्स में अगर ये फैक्ट लिखोगे आप कॉस्ट के हिसाब से, अच्छा आंसर बनता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2, विच म्यूजियम इज बीइंग डेवलप्ड एट द तीन मूर्ति स्टेट न्यू दिल्ली? तीन मूर्ति में क्या था एज ऑफ नाउ? नेहरू मेमोरियल म्यूजियम एंड लाइब्रेरी थी वहां पे। अब क्या बन रहा है? प्राइम मिनिस्टर्स का म्यूजियम बन रहा है और सीपीडब्ल्यूडी बना रही है इसको। थोड़ा डिले हो रहा है कोविड-19 की वजह से, बट जो प्लान फाइनल हो गया है कि अब तीन मूर्ति भवन में या एस्टेट जो है वहां पे प्राइम मिनिस्टर्स का म्यूजियम बनेगा, जितने भी प्राइम मिनिस्टर, मतलब करंट एंड द प्रीवियस प्राइम मिनिस्टर, ठीक है। तो सिर्फ नेहरू जी के लिए नहीं, उसमें सारे प्राइम मिनिस्टर्स का एक म्यूजियम टाइप का बढ़िया बनेगा। थोड़ा डिले जरूर है। ये फोटो देख लीजिए तीन मूर्ति एस्टेट की, और जो प्लान था, वो जो पूरा प्लान है कैसा बनेगा, मतलब बन के कैसा लगेगा, वो हिंदू में फोटो आया था, ये रहा फोटो। तो दिस इज द म्यूजियम ऑफ प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। तीन मूर्ति स्टेट बढ़िया लग रहा है, एंड इट विल बी अ गुड टूरिस्ट प्लेस। मुझे लगता है कि इसमें काफी जानकारी भी लोगों को मिलेगी, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 3, स्पोर्ट्स से सवाल है एक। हंगेरियन ग्रैंड प्री जो F1 रेसिंग होती है, उससे किसने जीता है? फैक्चुअल सवाल है बट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, लुइस हैमिल्टन, ठीक है। वैसे हंगरी कैपिटल क्या है? बुडापेस्ट, ये ध्यान रखना है, ठीक है। हंगरी कैपिटल बुडापेस्ट है। हंगेरियन ग्रैंड प्री जो होती है, F1 रेसिंग जो होती है ना, जो अपना बुद्ध इंटरनेशनल सर्किट है ग्रेटर नोएडा में, वैसी जो रेसिंग होती है, लुइस हैमिल्टन जीते हैं। फोटो देख लीजिए, ठीक है। मैं ये स्पोर्ट्स इतना फॉलो नहीं करता हूँ,
बट फैक्ट्स जो एग्जाम के लिए जरूरी वो तो देखना जरूरी तो देखते हैं, ठीक है। हम सिर्फ क्रिकेट वाले हैं, बाकी स्पोर्ट समझ में नहीं आता ज्यादा। खैर, क्वेश्चन नंबर 4, डिफेंस मिनिस्ट्री की जो एक्विजिशन विंग है, इट हैज साइंड ₹557 करोड़ कॉन्ट्रैक्ट फॉर द प्रोक्योरमेंट ऑफ 1512 माइन प्लोज फॉर T90 टैंक्स विद विच कंपनी। कंपनी का नाम बताना है आपको, आंसर देख लीजिए, BEML, मतलब भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड। अब ध्यान दीजिए, T90 टैंक तो ये होते हैं, इनका ऑर्डर नहीं है। प्लाउज जो होते हैं वो T90 टैंक पे लगेंगे, जो माइन प्लाउज होते हैं T90 टैंक पे लगेंगे। उससे पता है क्या होता है, जो माइन फील्ड होती है, मतलब ऐसी फील्ड दुश्मन के एरिया की जहां पे माइंस पीछी होती है, उसमें एक इंडिविजुअल जो एक एफर्ट होता है, वो थोड़ा पुश कर, मतलब बेसिकली आप इतना समझ लीजिए कि जब हम इन माइन प्लाउज को T90 टैंक्स में लगाएंगे तो जो इंडिविजुअल पुश मिलेगा T90 टैंक्स को, ताकि वो और बेटर तरीके से नेगोशिएट कर पाएंगे माइन फील्ड को, जहां पे माइंस बिछी हुई हैं। तो इस तरह से एनिमी की टेरिटरी में उनकी रीच और बढ़ जाएगी, वो और अंदर तक जा सकते हैं। सो माइन फील्ड्स को टैकल या नेगोशिएट करने के लिए T90 टैंक्स की मदद करता है माइन क्लोज, जिसका कॉन्ट्रैक्ट BML को दिया गया है, ठीक है। खैर, ये तो सिर्फ टैंक की फोटो है, आप देख सकते हैं, ये टैंक की फोटो है, माइन क्लोज की नहीं। क्वेश्चन नंबर 5, विच कंट्री हैज सस्पेंडेड एक्स्ट्राडिशन ट्रीटी विद हांगकांग। और ये किया है यूनाइटेड किंगडम ने। क्यों किया है ये ट्रीटी? इसलिए सस्पेंड करी गई है क्योंकि वहां पर जो न्यू सिक्योरिटी लॉ लगाई गई है, जिससे हांगकांग की ऑटोनॉमी अफेक्ट हुई, कम हुई है, इसी के रिएक्शन में यूके ने स्टेप लिया है। इससे चाइना यूके रिलेशन और थोड़े खराब होंगे। हुआवे को भी बैन करा था, फ्यूचर 5G के जो भी ऑपरेशन है यूके ने बैन किया था, अब ये भी डिसीजन लिया है, तो चाइना यूके रिलेशन और गड़बड़ हो रहे हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6, अनमैन्ड एक मतलब एक स्पेस मिशन है जो मार्स जाएगा, और वो अनमैन्ड है, ठीक है। सो अन मतलब उसमें कोई मैन नहीं जाएगा, अनमैन्ड मार्स स्पेस मिशन जिसका नाम है होप, ठीक है। ये मिशन किस देश ने डेवलप किया आपको बताना है। सो इस नाम का, होप नाम का एक मार्स मिशन है, अनमैन्ड रहेगा। आपको बताना है किस देश ने डेवलप किया है। आंसर है UAE, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स ने डेवलप किया है, और इसको लॉन्च करा जा चुका है जापान से। जापान से लॉन्च करा जा चुका है, और फरवरी 2021 तक ये मार्स के ऑर्बिट तक पहुंचने की उम्मीद है, ठीक है। तो ये पहला अरब मार्स मिशन है, ठीक है। होप, UAE, दो नाम ध्यान रखना, इतना फैक्ट काफी रहेगा, इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन ये फोटो लॉन्च आप देख सकते हैं, जापान से लॉन्च करा है। रोनाजॉय दत्ता किस एविएशन कंपनी के CEO हैं बताइए। आंसर है इंडिगो। एक अच्छी खबर नहीं आई है, इंडिगो से लगभग 2500 एम्प्लॉइज को निकालने की बात चल रही है, मतलब उनकी टोटल स्ट्रेंथ 25,000 के आसपास है, तो उसका 10% हो गया 2500। रीजन आप जानते हैं कि कोविड की वजह से लॉकडाउन, अब ऑब्वियसली फ्लाइट ऑपरेशन रिज्यूम हो चुके हैं, मतलब कुछ महीने हो गए रिज्यूम हुए, बट फिर भी देर आर प्रॉब्लम्स, लोग कम ट्रैवल कर रहे हैं, फ्लाइट्स बहुत मिनिमल ऑपरेट हो रही हैं, सो इट्स अ क्राइसिस टाइम। तो ऐसे में इट इज टफ फॉर द मैनेजमेंट ऑल्सो, कि इस तरह का डिसीजन लेना, बट रास्ता क्या है, जब इनकम ही नहीं आ रही है, तो जब रेवेन्यू नहीं बन रही तो क्या करें। तो ये डिसीजन है, तो स्लाइटली अनफॉर्चुनेट। खैर, तो हमें फैक्चुअली याद करना पड़ेगा कि CEO का नाम क्या है, एंड द आंसर इज रोनाजॉय दत्ता। फोटो देख लीजिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8, T20 क्रिकेट वर्ल्ड कप जो 2020 वाला था उसको पोस्टपोन कर दिया गया है 2022, ठीक। सो T20 क्रिकेट वर्ल्ड कप हैज बीन पोस्टपोन टू 2022। आपको यह बताना है कि इस साल का वर्ल्ड कप जो पोस्टपोन कर दिया गया वो कहां होने वाला था, एंड द आंसर इज ऑस्ट्रेलिया। लोगो देख लो यार, ऑस्ट्रेलिया 2020 में होने वाला था, पोस्टपोन कर दिया गया। क्यों पोस्टपोन कर दिया गया, रीजन आप जानते हैं, कोविड-19, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया में होने वाला था। क्वेश्चन नंबर 9, हु इज द CEO ऑफ IBM कंपनी, जो एक बहुत जानी मानी सॉफ्टवेयर कंपनी है, IT कंपनी है, उसके CEO कौन है, एंड द आंसर इज अरविंद कृष्णा। फोटो देख लीजिए। नरेंद्र मोदी जी, द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, हैड एन इंटरेक्शन विद द CEO सर, ठीक। तो अरविंद कृष्णा और नरेंद्र मोदी जी का इंटरेक्शन हुआ, PIB में भी खबर आई है, और उन्होंने काफी चीजें डिस्कस करी। अरविंद जी रियली अप्रिशिएटेड द आत्मनिर्भर प्रोग्राम जो इंडिया में चल रहा है। दोनों ने डिस्कशन करे किस तरह से स्मूथ ट्रांजिशन हो सकता है वर्क फ्रॉम होम का, और किस तरह से हेल्थ केयर में भी IT फील्ड कितना अच्छा काम कर रही है, क्या और डेवलपमेंट हो सकते हैं। वही सारा डिस्कशन अरविंद कृष्णा और मोदी जी के बीच में हुआ, ठीक है। तो डिस्कशन आप पूरा PIB में पढ़ सकते हैं, बट फैक्चुअल सवाल जो बनता है मैंने बता दिया। एक्चुअली मेडिकल फील्ड में भी ना काफी काम करा IBM ने, तो क्योंकि मेडिकल फील्ड में भी IT का बहुत बड़ा रोल होता है टेक्नोलॉजी का, ठीक है। चलो, इंपॉर्टेंट सवाल अगला देख लीजिए। CCPA, सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी, ये एक नई बॉडी है जो बनने वाली है, नई अथॉरिटी जो बनने वाली है,
इट विल बी स्टैब्लिश्ड टू प्रमोट, प्रोटेक्ट एंड इन्फोर्स द राइट ऑफ कंज्यूमर्स। आपको यह बताना है कि ये बॉडी स्टैट्यूटरी बॉडी है या नहीं। स्टैट्यूटरी बॉडी वो होती है जो किसी स्टैट्यूट या लॉ या एक्ट से बनती है, मतलब जो किसी एक्ट से बन गया उसे बोलते हैं स्टैट्यूटरी बॉडी। तो ये क्या किसी एक्ट से बनी है या बस एग्जीक्यूटिव ऑर्डर से बन गई या कॉन्स्टिट्यूशनल से बनी है? द आंसर इज यस, इट इज अ स्टैट्यूटरी बॉडी, ये एक्ट से बनी है। एक बहुत जरूरी खबर है, उसके लिए मैं पीआईबी पे ले जाता हूं आपको, बस आधा मिनट लूंगा फिर आगे बढ़ेंगे, ये देख लो। ठीक है, सो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट सीपीए 2019 इन्फोर्स हो चुका है 20 जुलाई 2020 से, अब ये लागू हो चुका है। और जो हमारे कंज्यूमर अफेयर्स मिनिस्टर हैं श्री रामविलास पासवान, उन्होंने बोला है, अब ये लाइन पढ़ लो, दिस इज इंपॉर्टेंट लाइन, दिस न्यू एक्ट विल empower consumers and help them in protecting their rights through various notified rules and provisions like consumer protection council, consumer dispute redressal commissions, mediation, product liability and punishment for manufacture or sale containing adulterant and spurious goods। तो पेनल्टी वगैरह काफी बड़ी है, रूल स्ट्रिक्ट हुए हैं और कंज्यूमर प्रोटेक्शन बड़ा है। ठीक है, अब उसी के अंदर they will be as per this act they will be establishment of CCPA, सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी। ठीक है, और इससे क्या क्या होगा यहां पे आप पढ़ सकते हैं, पूरी लाइन है वैसे तो थोड़ा पढ़ लो काफी रहेगा। इट विल द CCPA will be empowered to conduct investigation into violation of consumer rights, institute complaints, prosecution, order recall of unsafe goods and services, order discontinuance of unfair trade practices, misleading advertisements, many more things। ये भी पढ़ लो आप, impose penalty on manufacturers for giving misleading advertisements, सारी चीजें हैं। ठीक है, तो लॉ स्ट्रिक्ट करी गई है, कंज्यूमर के राइट्स बड़े हैं, और अब ये कंज्यूमर, नाम यहां देख लो, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 लागू हो चुका है। ठीक है, उसी के अंडर सीसीपीए बनेगा, तो इट्स अ स्टैट्यूटरी बॉडी, क्योंकि इस एक्ट से वो बॉडी बनती है। समझ गए ना? चलिए आगे चले। हाँ अब सही है, इंपॉर्टेंट सवाल था। क्वेश्चन नंबर 11, राजा मानसिंह वॉज द टाइट्यूलर हेड ऑफ विच प्रिंसली स्टेट, एंड द आंसर इज भरतपुर। और एक इंपॉर्टेंट चीज है, पहले फोटो देख लीजिए, किस्सा था ये भरतपुर के राजा, मतलब उस समय टाइट्यूलर हेड थे। ठीक, अब ध्यान दीजिएगा ये चक्कर क्या हुआ था। 21 फरवरी 1985 को कुछ पुलिस वालों ने इनको मार दिया था, राजा मानसिंह को मार दिया था। ठीक है, एक्चुअली चक्कर ये हुआ था, उससे कुछ दिन पहले, उस समय कांग्रेस की सरकार थी वहां पे, तो कुछ कांग्रेस के लोगों ने भरतपुर के झंडे को इंसल्ट किया था, जिससे राजा मानसिंह अपसेट थे। इसी कारण से वो अपनी मिलिट्री व्हीकल लेके, जो एक स्टेज बनी हुई थी जहां पे शिव चरण माथुर, जो उस समय चीफ मिनिस्टर थे राजस्थान के, ठीक है, उनके स्टेज पे गाड़ी ले गए, और जो उनका चॉपर खड़ा था उसको भी अफेक्ट किया एज अ रिएक्शन, क्योंकि उनको लगा कि झंडे का अपमान करा गया, एज अ रिएक्शन करा उन्होंने। और इस कारण से वो सरेंडर करने भी जा रहे थे पुलिस स्टेशन, उन्होंने अपना बदला लिया और वो सरेंडर करने भी जा रहे थे टू द पुलिस स्टेशन। पर रास्ते में ही कुछ पुलिस वालों ने एक प्लान स्ट्रैटेजी के थ्रू इनको मार दिया, जिसमें एक डीएसपी भी इंक्लूडेड थे। अब बहुत सालों के बाद मथुरा की एक कोर्ट ने ये जस्टिस सुनाया है कि ये सारे पुलिस वाले, लगभग 10 या 11 के आसपास हैं, ये सब कन्विक्ट हो चुके हैं, मुजरिम साबित हो चुके हैं। सजा भी सुनाई नहीं गई, सजा सुनाई जाएगी, और इनमें से एक डीएसपी भी है जो उस टाइम डीएसपी था। ये पूरी कहानी बनती है। डेट क्या थी? 21 फरवरी 1985, और ये रहा उनका फोटो। ये पूरा किस्सा बैकग्राउंड जो बनता है, ये इतना पता होना चाहिए। ठीक है, भरतपुर राजस्थान में आप जानते हैं। अच्छा, 1952 से ये एमएलए है राजस्थान में, ही वाज ऑलवेज अनबीटन, ये कभी हारे नहीं। ठीक है, तो इनके ग्रैंडसन वगैरह ने भी इल्जाम लगाए हैं कि पूरी स्ट्रैटेजी थी, वरना तो सरेंडर करने ही जा रहे थे, तो एक तरह से इनकाउंटर टाइप हो गया यहाँ पे। ठीक है, चलो भाई, क्वेश्चन नंबर 12, एज पर सीरोलॉजिकल सर्वे जो दिल्ली में हुआ है, किसने कंडक्ट किया? ये भी सवाल आता है, तो कंडक्ट किसने किया? नेशनल सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल, एनसीडीसी ने कंडक्ट किया। सवाल ये भी बन सकता है। ठीक है, अप्रोक्सीमेटली हाउ मच पॉपुलेशन हैज एंटीबॉडीज फॉर कोरोना वायरस, एंड द आंसर इज लगभग 23%, 22.86% के आसपास लोगों में कोरोना वायरस के एंटीबॉडी मिले, मतलब इतने लोग अफेक्टेड थे। अब इसमें कुछ सिम्टोमैटिक थे और कुछ एसिम्टोमैटिक थे, मतलब अच्छा खासा ये फैल चुका है, ये बात समझ में आती है। बट खैर, मेरा तो देखिए आपसे दिल से एक आखिरी आधा मिनट में एक बात बोलूंगा, फैक्ट समझ गए ना, दिल्ली में इतने लोग अफेक्टेड हैं, मतलब ये सीरोलॉजिकल सर्वे ने बताया, बाकी एक्चुअल टेस्ट तो अब जो भी है जैसे। तो बात ये है कि बिल्कुल डरने की जरूरत नहीं है, अपनी इम्यूनिटी पर काम करो, नहीं होगा, हो गया तो बच के निकल जाएंगे, बस प्रिकॉशन लीजिए अपनी।
मास्क, सैनिटाइजर, सोशल डिस्टेंसिंग, असेंशियल रीजन से बाहर जाना, सरकार के ऑर्डर फॉलो करना, सब करो, बस थोड़ा समय और बचा है। अब थोड़ा केसेस बढ़ रहे हैं तो हमारा चैलेंजिंग टाइम शुरू हो चुका है, अच्छे दिन आएंगे, सब ठीक हो जाएगा, बिल्कुल चिंता की बात नहीं, अपने को बस बॉडी स्ट्रांग रखो, काम बन जाएगा, ठीक है। तो खैर ये दिल्ली का फैक्ट मैंने बता दिया आपको। क्वेश्चन नंबर 13, मुख्यमंत्री घर घर राशन योजना, ये किसके लिए है योजना, किसके लिए स्कीम है? डोर स्टेप डिलीवरी ऑफ राशन। इसे किस स्टेट गवर्नमेंट ने लॉन्च किया? एंड द आंसर इज दिल्ली। अरविंद केजरीवाल ने इसको लॉन्च कर दिया है, घर घर राशन मतलब डोर स्टेप डिलीवरी ऑफ राशन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14, लालजी टंडन किस स्टेट के गवर्नर थे? मध्य प्रदेश। ही इज नो मोर विद अस। तबियत कुछ समय से खराब थी इनकी, लखनऊ में एडमिट थे, अभी नहीं रहे हमारे बीच में, ठीक है। सो ही वॉज द गवर्नर ऑफ मध्य प्रदेश, ही इज नो मोर विद अस, लालजी टंडन, फोटो देख सकते हैं आप, ठीक है। काफी समय से एडमिट थे मेदांता लखनऊ में, अभी नहीं रहे। क्वेश्चन नंबर 15, N95 मास्क, बहुत सुनते हैं इसके बारे में, इसमें एन का मतलब क्या होता है? आंसर है नॉन ऑयल। नॉन ऑयल मतलब अगर ऑयल बेस्ड पार्टिकुलेट्स नहीं है तो फिर एयर फिल्टरिंग के लिए काफी इफेक्टिव मास्क होते हैं। मतलब ऑयल बेस्ड जो पार्टिकुलेट होते हैं वो नहीं होने चाहिए, नॉन ऑयल वाले रहेंगे तो सब कुछ सही रहेगा। और 95 का मतलब ये होता है कि जो फिल्टर करता है, ये एयर को फिल्टर करता है, एयर पार्टिकुलेट को फिल्टर करता है, उसमें 95% एफिशिएंसी रहती है। तो एन मतलब नॉन ऑयल, मतलब जो पार्टिकुलेट मटेरियल जिनको फिल्टर करना है वो नॉन ऑयल होने चाहिए, ऑयल वाले नहीं, ऑयल बेस्ड के नहीं होने चाहिए, ठीक है। और 95 मतलब एयर फिल्ट्रेशन में, एयर पार्टिकुलेट मटेरियल फिल्ट्रेशन में 95% इसकी एक्यूरेसी रहती है, ठीक है। सरकार ने खैर क्या है वो देख लीजिए। सरकार ने बोला है कि जो N95 मास्क, N95 मास्क क्या होते हैं, बिल्कुल बहुत एक तरह से क्लोज फिट रहता है उनका, मतलब फेस पे क्लोजली फिट हो जाते हैं। और सरकार ने ये बोला है कि ऐसे N95 मास्क जिनमें रेस्पिरेटरी वॉल्व होता है, देखते हो ना मास्क, अभी है नहीं मेरे पास, दिखाता मैं, कई मास्कों में जो N95 वाले होते हैं उसमें गोला सा वॉल्व जैसा बना होता है, ठीक है, जो क्या कह सकते हैं, समझ गए ना, वो जो गोले जैसे सांस ले सकते हैं हम लोग, उसकी वॉल्व की तरह होता है। सरकार ने ये बोला है कि ऐसे N95 जिसमें रेस्पिरेटरी वॉल्व होता है वो इफेक्टिव नहीं है, क्योंकि रेस्पिरेटरी वॉल्व से जो हवा निकलती है वो अनफिल्टर्ड निकलती है, तो कुछ फायदा नहीं रहा उस चीज से, ठीक है। तो ऐसे N95 मास्क जिनमें रेस्पिरेटरी वॉल्व होता है, दे आर नॉट इफेक्टिव, ऐसा सरकार ने बोला है। क्या क्या इफेक्टिव है वो आप हेल्थ मिनिस्ट्री की वेबसाइट पर चेक कर सकते हैं, वहां पर पूरा मिल जाएगी जानकारी आपको, बट फिलहाल ये जानकारी, ठीक है। अब मास्क कौन से अच्छे होते हैं, आई एम नॉट द एलिजिबल पर्सन कि मैं आपको बता पाऊं, मैं मेडिकल एक्सपर्ट नहीं हूं, वो आप गवर्नमेंट की वेबसाइट पे देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 16, विच इंडियन इंस्टीट्यूट इज द पार्ट ऑफ ऑक्सफोर्ड वैक्सीन ट्रायल जो चल रहे हैं, ठीक है, उसमें जो पूरे चल रहे हैं ट्रायल आपको बताना है, सीरम इंस्टीट्यूट पूना, ठीक है। रिकवरी ट्रायल्स भी बोलते हैं उनको, रिकवरी ट्रायल्स, उसमें हमारे पुणे का सीरम इंस्टीट्यूट पार्टिसिपेंट, और उसने बोला है सीरम इंस्टीट्यूट ने कि जैसे ही ड्रग वहां पे अप्रूव हो जाती है, अप्रूवल जैसे मिल जाता है कि बिल्कुल ठीक है ड्रग, ट्रायल पूरा होने के बाद, उसके बाद सीरम इंस्टीट्यूट लगभग 1 बिलियन डोज बनाएगा, एंड 1 बिलियन 100 करोड़ के बराबर होता है। तो 1 बिलियन डोज बनाएगा इंडिया में, और बिलियन मतलब 100 करोड़। तो बड़ा अच्छा साइन है कि जैसी बस मतलब जल्दी अप्रूव हो जाए ना, तो ये डर थोड़ा कम हो गया कि प्रोडक्शन एम्पल होगा ही नहीं होगा, बिल्कुल। तो अगर ऑक्सफोर्ड वाली ड्रग अप्रूव हो जाती है, टेस्टिंग सफल हो जाती है, इनको अप्रूवल मिल जाता है, तो सीरम इंस्टीट्यूट बहुत बेहतरीन क्वांटिटी में ड्रग बनाएगा, जिससे काफी लोगों को फायदा पहुंचेगा। शायद दूसरे देशों को भी मदद हो पाए, पर अपने देश का तो काम सही चलेगा, बस सिस्टम ठीक से काम कर जाए, बाकी ये अच्छा साइन है मेरे हिसाब से। बाकी डेवलपमेंट अप्रूवल का वेट करना पड़ेगा। और बाकी कोवैक्सीन जो है उसका ट्रायल भी चल रहा है, जो भारत बायोटेक बायो वो हैदराबाद वाली कंपनी जो बना रही थी, वो भी चली रहा है, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 17, पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमिटी ऑन लेबर को कौन हेड करता है? एंड द आंसर इज भर्तृहारी मेहताब जी। ये मतलब कि बीजू जनता दल, बीजेडी जो पार्टी है उसके मेंबर हैं, एमपी हैं, फोटो देख लीजिए। इन्होंने सजेशन दिया है कि जो हमारे माइग्रेंट लेबर्स हैं उन सबको एक सोशल सिक्योरिटी नंबर दिया जाना चाहिए, खासकर ऐसे लोग जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर में हैं, ताकि ये लोग किसी भी सोशल जो भी स्कीम चलती हैं उससे एक्सक्लूड ना हो जाए, इनको और नुकसान ना हो, तो उन्होंने सजेशन दिया है। बाकी फैक्ट के लिए हम इनका नाम याद कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, एक मेंटल हेल्थ इनिशिएटिव है जिसका नाम है मनोदर्पण। ये किसका इनिशिएटिव है, कौन से मिनिस्ट्री ने चालू किया? एंड द आंसर इज एचआरडी मिनिस्ट्री, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट मिनिस्ट्री। इसमें चैट का ऑप्शन भी है और एक हेल्पलाइन नंबर भी है, जिसमें स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी के बच्चे या उनके पेरेंट्स कॉल करके बात कर सकते हैं। तो इस समय
काफी स्ट्रेसफुल फेज स्टूडेंट्स के लिए भी, चाहे स्कूल के हो, कॉलेज के, यूनिवर्सिटी के, और उनके पेरेंट्स के लिए भी, उन्हीं को हेल्प करने के लिए इनिशिएटिव लिया गया है मनोदर्पण। ठीक है, इसमें एक हेल्पलाइन नंबर भी है और चैट का भी ऑप्शन, वो आप पूरा डिटेल वेबसाइट पे देख सकते हैं। 19 क्वेश्चन, ईयू यूरोपियन यूनियन हैज अग्रीड ऑन अ मैसिव एड पैकेज। मैसिव एड पैकेज कहां गया? मैसिव एड पैकेज फॉर द पैंडेमिक रेवेज्ड इकोनॉमीज। कोविड 19 के से इकोनॉमीज काफी इफेक्ट हुई है ईयू की, जैसे हर देश में हुआ, इनका भी हुआ है। उससे रिकवर करने के लिए ईयू ने एक बहुत बेहतरीन एड पैकेज से अप्रूवल उनका हो गया है, अग्री हो गए हैं। आपको इस पैकेज का अमाउंट या क्वांटम बताना है, एंड द आंसर इज 750 बिलियन यूरो। यूरो, ठीक है। और अगर इसको बिलियन मतलब आपको डॉलर में कन्वर्ट करना है तो 850 बिलियन डॉलर। तो यूरो में 750 है और डॉलर में 858, बिलियन लगाना मत भूलिए। ये दोनों यूनिट में मैंने बता दिया। लास्ट क्वेश्चन, अमिताभ चौधरी इज द सीईओ एंड एमडी ऑफ विच बैंक? कौन सी बैंक के एमडी और सीईओ है अमिताभ चौधरी? एंड द आंसर इज एक्सिस बैंक। फोटो देख लीजिए। क्वार्टर रिजल्ट आया, जो पहला क्वार्टर है इस फाइनेंशियल ईयर का, उसमें 19% प्रॉफिट कम हुआ है, 19%, 19%, क्योंकि प्रोविजनिंग थोड़ी एक्सिस बैंक ने बढ़ाई थी। प्रोविजनिंग क्या होती है? बैड लोन्स और उन सब के लिए प्रोविजनिंग करनी पड़ती है, उसके लिए। ठीक है, तो खैर बाकी हमारे लिए रिजल्ट जरूरी नहीं है, फैक्ट जरूरी है। आंसर इज अमिताभ चौधरी, सीईओ एमडी एक्सिस बैंक के। इंपॉर्टेंट सवाल है इकोनॉमी से का। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये थे सवाल आज के 20 सवाल, एंड कल और आज के हमने मिलकर बता दिए। जो मैंने सवाल पूछे शुरुआत में आपसे, सजेशन जो मांगा है, उस पर कमेंट जरूर करना। ठीक है, मैं वेट करूंगा ताकि कुछ और नया और ज्यादा हेल्पफुल चीज हो पाए। ठीक है फ्रेंड्स, चलो टाइमिंग भी बताना आप लोग कब अवेलेबल रह पाओगे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।